भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 की धारा 126 अवैध अनिवार्य श्रम अनलॉफुल कंपल्सरी लेबर से संबंधित है। इसे साधारण हिंदी में ऐसे समझें। धारा 146 अवैध अनिवार्य श्रम। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को उसकी मर्जी के खिलाफ गैरकानूनी तरीके से कोई काम करने के लिए मजबूर करता है, यानी उससे ज़बरदस्ती मजदूरी करवाता है, तो यह एक अपराध है। इस अपराध के लिए दोषी पाए जाने पर उस व्यक्ति को 1 साल तक की कैद हो सकती है, जुर्माना लगाया जा सकता है या दोनों सजाएं कैद और जुर्माना दी जा सकती हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई ज़मींदार किसी गरीब किसान को बिना मजदूरी दिए या बहुत कम मजदूरी देकर उससे ज़बरदस्ती अपने खेत में काम करवाता है, जबकि किसान वह काम नहीं करना चाहता। अगर कोई व्यक्ति किसी को बंधुआ बनाकर उससे काम करवाता है। अगर कोई किसी को डरा धमकाकर या उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर उससे ऐसा काम करवाता है जो वह नहीं करना चाहता और जिसके लिए वह कानूनी रूप से बाध्य नहीं है। यह धारा सुनिश्चित करती है कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का शोषण न कर सके और उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध श्रम करने के लिए मजबूर न कर सके। यह मानव गरिमा और स्वतंत्रता की रक्षा करती है। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 147 एक बहुत ही गंभीर अपराध से संबंधित है। इसे सरल हिंदी में समझते हैं। धारा 147 भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ना। यह धारा उन लोगों के बारे में है जो भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ते हैं, युद्ध छेड़ने की कोशिश करते हैं या ऐसे युद्ध को बढ़ावा देते हैं। आसान शब्दों में, कोई भी व्यक्ति जो एक भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ता है, मतलब सीधे तौर पर सरकार के खिलाफ हथियार उठाता है, सेना इकट्ठा करता है या ऐसे किसी भी काम में शामिल होता है जिसका मकसद सरकार को उखाड़ फेंकना या उसे कमजोर करना हो। 2. युद्ध छेड़ने का प्रयास करता है, मतलब युद्ध शुरू करने की कोशिश करता है, भले ही वह सफल न हो पाए। इसमें युद्ध की तैयारी करना, हथियार जमा करना, लोगों को भड़काना आदि शामिल हो सकता है। 3. युद्ध छेड़ने के लिए उकसाता है, अबेट, मतलब किसी और को भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए प्रेरित करता है, मदद करता है या सलाह देता है। अगर कोई व्यक्ति इनमें से कोई भी काम करता है तो उसे भारतीय न्याय संहिता की धारा 147 के तहत अपराधी माना जाएगा। इसकी सजा बहुत कड़ी है। इस अपराध के लिए अपराधी को मृत्युदंड, डेथ पेनल्टी दिया जा सकता है या आजीवन कारावास, लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया जा सकता है। इसके साथ ही उस पर जुर्माना, फाइन भी लगाया जा सकता है। उदाहरण, मान लीजिए नाम का कोई व्यक्ति भारत सरकार के खिलाफ एक सशस्त्र विद्रोह, आर्म्ड रिबेलियन में शामिल हो जाता है। वह लोगों को इकट्ठा करता है, हथियार खरीदता है और सरकार के खिलाफ हमले की योजना बनाता है। ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है। संक्षेप में, धारा 147 भारत की सुरक्षा और संप्रभुता, सॉवरेंटी के लिए एक महत्वपूर्ण धारा है जो देश के खिलाफ युद्ध जैसे गंभीर कृत्यों को रोकने के लिए कड़ी सजा का प्रावधान करती है। धारा 148 भारतीय न्याय संहिता 2023 सेक्शन 148 द भारतीय न्याय संहिता 2023। यह धारा मुख्य रूप से सरकार के खिलाफ अपराधों की साजिश रचने से संबंधित है। इसे आसान भाषा में ऐसे समझते हैं। यह धारा क्या कहती है? कोई भी व्यक्ति, चाहे वह भारत में हो या भारत के बाहर किसी और देश में भी, अगर वो इनमें से कोई भी साजिश करता है तो उसे दंडित किया जाएगा। 1. धारा 147 द्वारा दंडनीय अपराध करने की साजिश। अगर कोई व्यक्ति धारा 147, जो शायद सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ना या ऐसा ही कोई गंभीर अपराध हो, के तहत दंडनीय किसी भी अपराध को करने की साजिश रचता है। 2. केंद्र सरकार या राज्य सरकार को डराने की साजिश। अगर कोई आपराधिक बल जैसे हिंसा का इस्तेमाल करके या आपराधिक बल का डर दिखाकर केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार को डराने या धमकाने की साजिश रचता है। सजा क्या होगी? जो कोई भी ऐसा करता है उसे आजीवन कारावास, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा हो सकती है या 10 साल तक के कारावास, इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 इयर्स की सजा हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। मुख्य बात, स्पष्टीकरण। इस धारा के तहत किसी साजिश को अपराध मानने के लिए
यह जरूरी नहीं है कि उस साजिश के तहत कोई काम किया गया हो या कोई गलत चूक हुई हो। सिर्फ साजिश रचने भर से ही यह अपराध बन जाता है। उदाहरण के लिए, अगर कुछ लोग मिलकर चोरी छिपे योजना बनाते हैं कि वे सरकार के खिलाफ कोई बड़ा हमला करेंगे या सरकारी अधिकारियों को डराएंगे, तो भले ही वे उस योजना पर अमल न कर पाएं या उनका प्लान फेल हो जाए, लेकिन सिर्फ उस योजना को बनाने और साजिश रचने के लिए ही उन्हें धारा 148 के तहत सजा मिल सकती है। संक्षेप में, धारा 148 ये सुनिश्चित करती है कि सरकार के खिलाफ गंभीर अपराधों की साजिश रचने वाले लोगों को, भले ही वे अपने इरादों को अंजाम न दे पाएं, फिर भी उन्हें कानून के दायरे में लाया जा सके और सजा दी जा सके। ये एक बहुत ही गंभीर अपराध है। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 139 भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने के इरादे से हथियार आदि इकट्ठा करना, यह धारा उन लोगों के बारे में है जो भारत सरकार के खिलाफ लड़ाई छेड़ने की नीयत से तैयारी करते हैं। कौन दोषी होगा? जो कोई भी आदमी इकट्ठा करता है, लोगों को जमा करता है, या हथियार आर्म्स इकट्ठा करता है, या गोला बारूद एम्युनिशन इकट्ठा करता है, या किसी भी दूसरे तरीके से भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की तैयारी करता है, और उसका इरादा इंटेंशन यह होता है कि वह या तो भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ेगा या युद्ध छेड़ने के लिए तैयार रहेगा, तो वह इस धारा के तहत अपराधी माना जाएगा। सजा क्या होगी? ऐसे व्यक्ति को आजीवन कारावास, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, या किसी भी तरह का कारावास जिसकी अवधि 10 साल तक हो सकती है, और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। मुख्य बातें: इरादा महत्वपूर्ण है। यह धारा केवल तैयारी करने पर लागू होती है, भले ही असल में युद्ध छेड़ा न गया हो। अपराधी का इरादा, नियत ही उसे दोषी ठहराने के लिए काफी है। गंभीर अपराध: यह एक बहुत ही गंभीर अपराध है क्योंकि यह देश की सुरक्षा और संप्रभुता, सॉवरेंटी के खिलाफ है। गैर जमानती और संज्ञेय अपराध: इसका मतलब है कि इस अपराध में जमानत मिलना मुश्किल होता है और पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय: इस मामले की सुनवाई सेशन कोर्ट में होती है, जो गंभीर मामलों की सुनवाई करती है। सरल शब्दों में कहें तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 139 उन लोगों को दंडित करती है जो भारत सरकार के खिलाफ युद्ध करने की साजिश रचते हैं, उसके लिए लोगों, हथियारों या गोला बारूद को इकट्ठा करते हैं, या किसी भी तरह से ऐसी तैयारी करते हैं। ऐसा करना एक बहुत बड़ा अपराध है जिसकी सजा उम्र कैद तक हो सकती है। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 150 भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को संकट में डालने वाले कार्य, इसे सरल हिंदी में ऐसे समझें: कोई भी व्यक्ति जो जानबूझकर या जानते हुए बोले गए या लिखे गए शब्दों से या इशारों से या किसी भी दृश्य प्रस्तुति जैसे चित्र या वीडियो से या इलेक्ट्रॉनिक संचार जैसे मैसेज, सोशल मीडिया पोस्ट से या पैसों का इस्तेमाल करके या किसी भी दूसरे तरीके से अलगाव यानी देश के किसी हिस्से को अलग करने को भड़काता है या भड़काने की कोशिश करता है, सशस्त्र विद्रोह यानी हथियारों के साथ सरकार के खिलाफ बगावत को भड़काता है या भड़काने की कोशिश करता है, विध्वंसक गतिविधियों यानी देश को नुकसान पहुंचाने वाली गुप्त गतिविधियों को भड़काता है या भड़काने की कोशिश करता है, अलगाववादी भावनाओं को बढ़ावा देता है, या भारत की संप्रभुता, सर्वोच्च शक्ति, एकता और अखंडता, टुकड़ों में न बंटना को खतरे में डालता है, तो उसे इस धारा के तहत अपराधी माना जाएगा। आसान शब्दों में इसका मतलब, यह धारा उन लोगों को सजा देने के लिए है जो भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने या देश को तोड़ने की साजिश करते हैं या ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं जिससे देश की एकता और सुरक्षा को खतरा हो। इसमें सिर्फ हथियार उठाना ही नहीं, बल्कि शब्दों, विचारों, सोशल मीडिया पोस्ट या पैसे का इस्तेमाल करके भी ऐसी चीज़ें फैलाना शामिल है जिससे देश में अशांति फैले या लोग सरकार के खिलाफ उठ खड़े हों। सजा: इस अपराध के लिए 7 साल से लेकर आजीवन कारावास, उम्र कैद तक की सजा हो सकती है, साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यह एक गंभीर अपराध है। संज्ञेय अपराध, कॉग्नाइजेबल ऑफेंस:
इसका मतलब है कि पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। गैर जमानती नॉन बेलेबल, इसमें आसानी से जमानत नहीं मिलती। सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन, इसकी सुनवाई सेशन कोर्ट में होती है जो गंभीर मामलों की सुनवाई करती है। मुख्य अंतर आईपीसी के राजद्रोह से, पुरानी आईपीसी की धारा 124A राजद्रोह में सरकार के प्रति अनादर या नापसंदगी फैलाने को भी शामिल किया गया था, जिसकी अक्सर आलोचना होती थी कि इसका दुरुपयोग असहमति की आवाज को दबाने के लिए किया जाता है। बीएनएस की धारा 150 में अब भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को संकट में डालने वाले कार्य पर ज्यादा जोर दिया गया है और इसमें सीधे तौर पर अलगाव, सशस्त्र विद्रोह या विध्वंसक गतिविधियों को भड़काने की बात कही गई है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक संचार और वित्तीय साधनों का उपयोग भी शामिल किया गया है, जो आधुनिक समय के अपराधों को देखते हुए महत्वपूर्ण है। संक्षेप में, धारा 150 उन सभी गतिविधियों को अपराध मानती है जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भारत की एकता, सुरक्षा और संप्रभुता को चुनौती देती हैं या उसे नुकसान पहुंचाने का प्रयास करती है। धारा 121 राष्ट्रपति या राज्यपाल पर हमला करना या उन्हें रोकना ताकि वे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल न कर पाएं। यह धारा उन लोगों के बारे में है जो भारत के राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल को धमकाते हैं, उन पर हमला करते हैं या उन्हें गलत तरीके से रोकते हैं ताकि वे अपने कानूनी काम न कर पाएं या अपनी शक्तियों का गलत तरीके से इस्तेमाल करें। सीधे शब्दों में कहें तो, अगर कोई व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल को इस इरादे से हमला करता है या गलत तरीके से रोकता है या रोकने की कोशिश करता है या डराता है कि वे अपनी कानूनी शक्तियों का इस्तेमाल न कर पाएं या किसी खास तरीके से करें, तो यह एक गंभीर अपराध है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कुछ लोग किसी राज्य के राज्यपाल को घेर लेते हैं और उन्हें किसी बिल पर हस्ताक्षर करने से रोकने की कोशिश करते हैं या उन्हें धमकी देते हैं कि अगर उन्होंने हस्ताक्षर किए तो उन्हें नुकसान पहुंचाया जाएगा। ऐसे में इन लोगों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 151 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। सजा, इस अपराध के लिए 7 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। मुख्य बातें, यह एक संज्ञेय अपराध है, पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। यह गैर जमानती अपराध है, आमतौर पर जमानत आसानी से नहीं मिलती। इसकी सुनवाई सेशन कोर्ट में होती है। यह एक गंभीर अपराध है। इस धारा का उद्देश्य हमारे देश के सर्वोच्च संवैधानिक पदों की गरिमा और उनके स्वतंत्र रूप से काम करने के अधिकार की रक्षा करना है। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 122 भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कार्यों से संबंधित है। इसे पहले भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 124A राजद्रोह के रूप में जाना जाता था, लेकिन अब इसे नए रूप में लाया गया है। इसे सरल हिंदी में ऐसे समझें, धारा 112 भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कार्य। यह धारा उन लोगों को अपराधी मानती है जो जानबूझकर या जानते हुए किसी भी तरीके से, जैसे बोले गए या लिखे गए शब्दों से, संकेतों से, तस्वीरों या दृश्यों से, इलेक्ट्रॉनिक संचार से या पैसों का इस्तेमाल करके या किसी भी अन्य तरीके से 1. अलगाव या सशस्त्र विद्रोह को भड़काते हैं या भड़काने की कोशिश करते हैं। ओ यानी देश को तोड़ने, अलग करने या सरकार के खिलाफ हथियार उठाने के लिए लोगों को उकसाते हैं। 2. विध्वंसक गतिविधियों में शामिल होते हैं या उन्हें बढ़ावा देते हैं। ओ यानी ऐसी हरकतें करते हैं या करवाते हैं जिनसे देश या समाज को नुकसान पहुंचे, जैसे तोड़फोड़ या किसी व्यवस्था को नष्ट करना। 3. अलगाववादी गतिविधियों की भावनाओं को बढ़ावा देते हैं। ओ यानी लोगों में ऐसी भावनाएं पैदा करते हैं जिससे वे देश से अलग होने की सोचें या किसी खास समुदाय को देश से अलग करने की कोशिश करें। सीधी भाषा में कहें तो, अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर ऐसा कोई काम करता है या ऐसा कुछ बोलता या लिखता है जिससे भारत की एकता को खतरा हो, देश के टुकड़े करने की बात हो, सरकार के खिलाफ हथियार उठाने के लिए लोगों को उकसाया जाए या देश की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियां हों, तो उसे इस धारा के तहत अपराधी माना जाएगा।
एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण। इस धारा में यह भी साफ किया गया है कि सरकार के फैसलों, नीतियों या प्रशासन की कानूनी तरीकों से आलोचना करना या उनमें बदलाव लाने की कोशिश करना, जब तक उससे ऊपर बताई गई अलगाववादी या विद्रोही भावनाएं नहीं भड़कतीं, तब तक वह अपराध नहीं माना जाएगा। यानी सरकार की आलोचना करना वैध है, लेकिन देश को तोड़ने या हिंसा भड़काने की बात करना नहीं। सजा। इस धारा के तहत दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास या 7 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। यह एक गैर जमानती और संज्ञेय अपराध है, यानी पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है और इसमें आसानी से जमानत नहीं मिलती। यह धारा क्यों है? यह धारा देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत की संप्रभुता, किसी और के अधीन न होना और एकता को सुरक्षित रखना है। ध्यान दें, यह धारा राजद्रोह कानून की जगह पर आई है और इसका मकसद देश की संप्रभुता और एकता को बचाना है, न कि सरकार की वैध आलोचना को दबाना। हालांकि इसके दुरुपयोग को लेकर कई बार चिंताएं जताई गई हैं। धारा 135 भारत सरकार के साथ शांति रखने वाले किसी विदेशी राज्य की सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ना। यह धारा उन लोगों से संबंधित है जो भारत के किसी मित्र देश के खिलाफ युद्ध छेड़ते हैं। इसे ऐसे समझें, अगर कोई व्यक्ति भारत सरकार के साथ शांति बनाए हुए किसी दूसरे देश, विदेशी राज्य की सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ता है या ऐसा युद्ध छेड़ने की कोशिश करता है, प्रयास करता है, या ऐसे युद्ध छेड़ने के लिए किसी को उकसाता है, प्रेरित करता है, सहयोग करता है, तो उसे क्या सजा मिलेगी? ऐसे व्यक्ति को 1. आजीवन कारावास, उम्र कैद की सजा हो सकती है, जिसके साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। 2. या किसी भी तरह के कारावास की सजा, जिसे 7 साल तक बढ़ाया जा सकता है और इसके साथ भी जुर्माना लगाया जा सकता है। 3. या सिर्फ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। साधारण शब्दों में, यह धारा सुनिश्चित करती है कि कोई भी व्यक्ति भारत के मित्र देशों के खिलाफ शत्रुतापूर्ण कार्य न करे। अगर कोई भारत का नागरिक या भारत में रहने वाला कोई व्यक्ति किसी ऐसे देश के खिलाफ युद्ध छेड़ता है, युद्ध छेड़ने की कोशिश करता है या इसमें मदद करता है जिसके साथ भारत के शांतिपूर्ण संबंध हैं, तो उसे कड़ी सजा दी जाएगी। उदाहरण, मान लीजिए अनाम का कोई व्यक्ति भारत में रहकर एक ऐसे आतंकवादी संगठन का समर्थन करता है और उन्हें धन मुहैया कराता है जो अब देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने की योजना बना रहा है। बी, देश भारत का मित्र देश है। ऐसी स्थिति में अ को भारतीय न्याय संहिता की धारा 153 के तहत दोषी ठहराया जा सकता है। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 की धारा 174 एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो विदेशी राज्यों के खिलाफ किए गए अपराधों से संबंधित है, खासकर जब भारत सरकार के साथ उन राज्यों के शांतिपूर्ण संबंध हों। धारा 154 भारत सरकार के साथ शांति में रहने वाले विदेशी राज्य के क्षेत्रों पर लूटपाट करना या उसकी तैयारी करना। इसे सरल हिंदी में समझते हैं। यह धारा किस बारे में है? यह धारा उन लोगों को दंडित करती है जो भारत सरकार के साथ दोस्ती या शांति बनाए रखने वाले किसी दूसरे देश के इलाके में जाकर लूटपाट, डकैती या हमला करके जबरदस्ती कुछ छीनना करते हैं या ऐसी लूटपाट करने की तैयारी करते हैं। कौन दोषी होगा और क्या सजा मिल सकती है? जो कोई भी व्यक्ति भारत सरकार के साथ शांति में रहने वाले किसी विदेशी राज्य के क्षेत्रों पर, किसी ऐसे देश के इलाके में जिससे भारत की दोस्ती है और जिसके साथ कोई युद्ध या झगड़ा नहीं चल रहा है, लूटपाट करता है या लूटपाट करने की तैयारी करता है, चाहे वह सच में लूटपाट करे या सिर्फ उसकी योजना बनाए, हथियार जमा करे या ऐसी कोई भी तैयारी करे जिससे यह लगे कि उसका इरादा लूटपाट करने का है। सजा, ऐसा करने वाले व्यक्ति को 7 साल तक की कैद हो सकती है। यह साधारण या कठोर कारावास हो सकता है, जैसा अदालत तय करे। इसके साथ ही उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा और उसकी संपत्ति भी जब्त की जा सकती है। यहाँ संपत्ति से मतलब ऐसी चीज़ों से है जो उसने लूटपाट करने के लिए इस्तेमाल की या इस्तेमाल करने का इरादा था या जो लूटपाट से हासिल की गई। उदाहरण के लिए, मान लीजिए भारत और देश एक्स के बीच शांति का समझौता है। अगर कोई भारतीय नागरिक या कोई भी व्यक्ति भारत में बैठकर देश एक्स में जाकर हमला करके
वहाँ कुछ लूटने की योजना बनाता है और उसके लिए हथियार आदि जमा करता है, या फिर वास्तव में देश एक्स में जाकर लूटपाट करता है, तो उसे भारतीय न्याय संहिता की धारा 154 के तहत दोषी ठहराया जा सकता है और सजा दी जा सकती है। संक्षेप में, यह धारा यह सुनिश्चित करती है कि भारत के नागरिक या यहाँ रहने वाले लोग भारत के शांतिपूर्ण संबंधों वाले देशों के खिलाफ कोई भी शत्रुतापूर्ण या आपराधिक गतिविधि न करें। धारा 175 भारतीय न्याय संहिता 2023। यह धारा उन लोगों से संबंधित है जो जानते हुए भी ऐसे माल को अपने पास रखते हैं या प्राप्त करते हैं जिसे युद्ध या लूटपाट धारा 133 और 154 में वर्णित के दौरान हासिल किया गया हो। आसान भाषा में समझें। अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसी चीज को लेता है या अपने पास रखता है जिसके बारे में उसे पता है कि वह चीज युद्ध के दौरान दुश्मनों से लूटी गई है या लूटपाट डिप्रिडेशन के जरिए ली गई है, जैसा कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 135 और 124 में बताया गया है, तो ऐसा व्यक्ति इस धारा के तहत अपराधी माना जाएगा। सजा पनिशमेंट। इस अपराध के लिए अपराधी को 7 साल तक की कैद हो सकती है। यह साधारण या कठोर कारावास हो सकता है। साथ ही जुर्माना भी लगाया जाएगा और जो संपत्ति उसने ऐसे गलत तरीके से प्राप्त की है उसे सरकार द्वारा जब्त भी किया जा सकता है। उदाहरण, कल्पना कीजिए कि दो देशों के बीच युद्ध चल रहा है। एक सिपाही दुश्मन देश से कुछ कीमती सामान लूट लेता है। अब अगर कोई तीसरा व्यक्ति उस सिपाही से वह लूटा हुआ सामान यह जानते हुए खरीदता है कि यह युद्ध में लूटा गया है, तो वह व्यक्ति धारा 155 के तहत दोषी होगा। संक्षेप में, धारा 155 उन लोगों को दंडित करती है जो जानबूझकर युद्ध या लूटपाट से प्राप्त संपत्ति को खरीदते, लेते या अपने पास रखते हैं। इसका उद्देश्य अवैध रूप से प्राप्त की गई ऐसी संपत्ति के लेन देन को रोकना है। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 156 को समझना बहुत आसान है। यह धारा एक बहुत ही गंभीर अपराध से संबंधित है जो लोक सेवकों, सरकारी कर्मचारियों द्वारा किया जा सकता है। धारा 136 लोक सेवक द्वारा राज्य या युद्ध कैदी को स्वेच्छा से भागने देना। इसे सरल हिंदी में ऐसे समझें। कौन अपराधी होगा? कोई भी ऐसा व्यक्ति जो लोक सेवक, पब्लिक सर्वेंट है। इसका मतलब है कोई भी सरकारी कर्मचारी जैसे जेल का अधिकारी, पुलिसकर्मी या कोई अन्य व्यक्ति जिसे किसी कैदी की रखवाली की जिम्मेदारी दी गई है। किसके बारे में अपराध है? यह धारा राज्य कैदी, स्टेट प्रिजनर या युद्ध कैदी, प्रिजनर ऑफ वॉर के बारे में है। राज्य कैदी ऐसा व्यक्ति जिसे सरकार ने किसी विशेष कारण से, अक्सर देश की सुरक्षा या शांति के लिए खतरा होने के कारण, हिरासत में लिया है। युद्ध कैदी युद्ध के दौरान पकड़ा गया शत्रु देश का सैनिक। अपराध क्या है? अगर कोई लोक सेवक जिसके पास किसी राज्य कैदी या युद्ध कैदी की जिम्मेदारी है, जानबूझकर या अपनी मर्जी से उस कैदी को उस जगह से भागने की अनुमति दे देता है जहां उसे कैद किया गया है। सजा क्या होगी? ऐसे लोक सेवक को बहुत कड़ी सजा मिल सकती है। आजीवन कारावास, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, या 10 साल तक की कैद किसी भी प्रकार की, और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, कल्पना कीजिए कि एक जेलर जो एक लोक सेवक है, एक ऐसे कैदी की निगरानी कर रहा है जिसे देश के खिलाफ गंभीर अपराधों के लिए राज्य कैदी के रूप में रखा गया है। अगर वह जेलर जानबूझकर उस कैदी को जेल से भागने में मदद करता है या उसे भागने की अनुमति देता है, तो उस जेलर पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 156 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा और उसे आजीवन कारावास या 10 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। संक्षेप में, धारा 156 उन सरकारी कर्मचारियों को दंडित करती है जो अपनी ड्यूटी से गद्दारी करके जानबूझकर राज्य या युद्ध के कैदियों को भागने देते हैं। यह एक बहुत ही गंभीर अपराध माना जाता है क्योंकि यह सीधे तौर पर देश की सुरक्षा और न्याय प्रणाली को कमजोर करता है।